हेलो फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिस्थिति और विशेषताओं को जानेंगे। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही पाश्चात्य प्रभाव भारत में तेजी के साथ बढ़ रहा तथा भारतीय जीवन में प्रवेश कर गया। फलतः साहित्य की धारा ने भी दिशा बदली। शताब्दी के मध्यकाल में हिंदी साहित्य संसार में नवीन विचारों का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। अतः शुक्ल जी तथा बाद के अधिकांश विद्वान नवयुग का आरंभ 1900 अथवा 1943 से मानते हैं। इस काल में खड़ी बोली काव्य की भाषा बनी। हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव हुआ। गद्य एवं पद्य की अनेक विधाओं का सर्जन हुआ। साहित्य ने जन जीवन में प्रवेश किया तथा राष्ट्रीयता को साहित्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिक काल के साहित्य का परिचय प्राप्त करने के लिए इन सारे तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है। पहले हम आधुनिक काल की परिस्थितियों को जानेंगे। आधुनिक काल की परिस्थितियों के अंतर्गत 3 परिस्थिति देखने को मिलती है। एक राजनीतिक, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक और तीसरा साहित्यिक। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के नवीन युग का उद्भव एवं विकास उसके पहले युगों की परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न था। इस युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का समान परिचय निम्न रूपों में दिया जा सकता है। राजनीतिक। मुगल शासकों के वैभव काल में व्यापारी बनकर आई हुई कांग्रेस जाति या अंग्रेज जाति ने समय पाकर भारतीय राजाओं तथा नवाबों की पारस्परिक फूट का लाभ उठाकर भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली। विदेशी शासकों के आक्रमण तथा शोषण से विक्षुब्ध भारत ने सन 1857 में पहली बार अपना रोष प्रकट किया, जो दबा दिया गया। किंतु स्वतंत्रता की चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी। सामान्यतः जनता मुक्ति के लिए भावुकुल हो उठी। राजा महाराजाओं की शक्ति का पतन हो चुका था। वे अंग्रेजों की चाटुकारिता करके ही जी सकते थे। उनकी दरबारी शान समाप्त हो चुकी थी तथा उसके साथ रीतिकालीन दरबारी कवियों की परंपरा भी समाप्त हो चुकी थी। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना करके भारतीय जनता ने इतिहास के नए मोड़ को श्रीगणेश किया। सन 1905 के बंग-भंग आंदोलन ने जनता का सीधा संबंध राजनीति से जोड़ दिया। तिलक का नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है देश का नारा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी के अवतरण ने भारत के आत्मबल को अद्भुत रूप से विकसित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं विदेशी शासन की बर्बरता के प्रतिवाद में चलाया गया सन 1921 का असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में जनता का आंदोलन था। सन 1930 में लाहौर कांग्रेस की शपथ जनता की शपथ थी। अतः राष्ट्रीयता की भावना जन जन व्यापी हो रही थी। आतंकवादी देशभक्तों की टोलियां जनता की श्रद्धा एवं उल्लास का कारण बढ़ रही थी। वंदे मातरम की ध्वनि कोटि कोटि कंठों से फूटती थी और राष्ट्रीयता का सारा आकाश उस अनोखी कविता तथा उसके मादक संगीत पर झूम उठता था। सन 1931 के आंदोलन से शासकों का सिंहासन डोल उठा। वह समझौता की राह ढूंढने लगा, किंतु 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने उसे धराशायी कर दिया। अंग्रेज भारत छोड़कर चल दिए। सन 1947 ईस्वी में भारतीय जनता ने मुक्ति का पर्व मनाया और तत्पश्चात लोकनायक नेहरू के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण आरंभ हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष की लंबी यात्रा में हिंदी साहित्य ने निरंतर आवश्यकता अनुसार नए नए सोपानों का सर्जन किया और सारी स्थिति गद्य एवं पद्य साहित्य में मुखरित होती रही। स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक सच्चे लोकतंत्र के निर्माण तथा विश्व की राजनीति का उद्भव शिल्पी है। संसार के महान राष्ट्रों ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा उसके सक्रिय सहयोग को निरंतर महत्व माना है। राष्ट्रभाषा तथा जनभाषा के रूप में हिंदी अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही थी तथा विश्व षड्यंत्र से आवश्यक प्रेरणा ग्रहण कर
हिंदी साहित्य सही अर्थों में भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी आधुनिक काल के प्रारंभ में राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरह थी कि उस समय आंदोलन की स्थिति थी और आंदोलन में साहित्य ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह थी इसकी राजनीतिक स्थिति या परिस्थिति। अब हम जानेंगे सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थिति। पाश्चात्य संपर्क का सबसे अधिक प्रभाव भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र पर ही पड़ा। भारतीय इतिहास में आधुनिक युग को पूर्ण जागरण युग ही माना जाता है, जिसका एकमात्र कारण यही है कि भारत ने इस युग में नई चेतना के आग्रह को स्वीकार कर अपने समस्त अंत एवं वाह स्वरूपों को नवीन स्वस्थता तथा एवं सुंदरता प्रदान की। समाज सुधार के अनेक कार्य किए गए तथा प्राचीन रूढ़ियाँ समाप्त हुई। अनेक जर्जर विकृति जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक संकृता, बाल विवाह, जाति भेद, प्रांतीय प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि नष्ट होने लगे। उनके स्थान पर अछूतोद्धार, सांप्रदायिक एकता, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि सृजनशील तत्वों की शक्ति संचित कर भारत नव मानव संस्कृति के गठन में सक्षम हुआ। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में भारतीय समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक चाटुकार वर्ग, जिसमें शक्तिहीन राजा, जमींदार, सरकारी कर्मचारी आदि जो अंग्रेजों की चाटुकारिता और जनसाधारण का शोषण कर रहे थे, और दूसरा शोषित वर्ग या दलित वर्ग, जो चाटुकारी वर्ग के शोषण नीति का शिकार बन धन मान सर्वस्व लुटा रहा था। पाश्चात्य शासन ने यानी अंग्रेजी शासन ने अपनी सुविधा के लिए भारत का वैज्ञानिकरण तथा औद्योगिकरण किया। रेलों, तारों, कारखानों, सड़कों आदि का जाल बिछा दिया। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया। फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्य वर्ग की दृष्टि हुई, जिसने भारत के सांस्कृतिक पुनः जागरण तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का महान कार्य अपने हाथों में किया। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि महामनीषियों ने धर्म एवं संस्कृति की उलझी हुई वैज्ञानिक परिभाषा देकर जनमानस में स्व संस्कृति के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास को जन्म दिया। राजकीय प्रलोभ एवं भय के कारण शोषित वर्ग ईसाईत्व तथा अंग्रेजी संस्कृति की ओर झुक रहा था और भारतीय तत्व नष्ट प्राय हो रहे थे, किंतु भारतीय मनुष्यों के प्रयास से जनता आत्मनिर्माण तथा राष्ट्र निर्माण की ओर झुकी तथा एक स्वतंत्र प्रजातंत्र का निर्माण संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा ने मार्क्स, कामशास्त्र, नीतेश जैसे दार्शनिकों का परिचय कराया, जिनसे भारतीय चिंतन में आवश्यक प्रेरणा ग्रहण की। आधुनिक हिंदी साहित्य इसी महत्वपूर्ण संस्कृति यात्रा एवं राष्ट्रोत्थान की पवित्र गाथा है। यानी हम देखते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में समाज में जो कुप्रथा थी, जो संस्कृति में जो बदलाव हो रहा था, उससे पुनः भारतीय संस्कृति बनाए रखने के लिए लोगों ने प्रयास किया, जिसमें साहित्य ने, हिंदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी। अब हम देखते हैं तीसरी परिस्थिति, जो है साहित्यिक परिस्थिति, यानी साहित्य की क्या भूमिका थी आधुनिक काल के निर्माण में। अब इसे हम पढ़ते हैं या समझते हैं। साहित्यिक समाज की बदली हुई स्थितियों का न केवल स्वरूपकन करता है, वरन उसे आवश्यक गति एवं दृष्टि भी प्रदान करता है। अतः समकालीन परिस्थितियों के प्रभाव व साहित्य ने रीति युगीन दरबारी वातावरण से निकलकर नव संस्कृत के युग में प्रवेश किया। वह व्यक्ति विशेष न का गायक न बनकर जनजीवन का गायक बना। इससे साहित्य के स्वरूप को विराटता मिली और अनेकानेक शैलियों तथा विधाओं का जन्म हुआ। कल्पनाओं का आकाश त्याग कर यथार्थ की भूमि पर चलने के कारण साहित्य जगत में गद्य का आविर्भाव हुआ एवं पद छंदों की सीमा तोड़ स्वच्छंद विचरण करने लगा। मुद्रण एवं प्रचार यंत्रों ने कार्य को अधिक व्यापक तथा सुगम बना दिया। अनेक साहित्यिक केंद्र खुल गए, शोध संस्थानों की नींव पड़ी, पत्र पत्रिका निकली। समस्त भारतीय एवं
विश्ववाङ्मय का अध्ययन आरंभ हुआ। नए नए जीवन मूल्यों की चर्चा से साहित्य का भंडार भरा जाने लगा। यानी उस समय आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई तो साहित्य में भी परिवर्तन हुआ। साहित्य में भी नई नई भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नए नए नज़रिया, नई नई दृष्टि से उसे देखे जाने लगा। लोगों में, समाज में जो भी रीतियाँ थी उसे लोग देखते और उसके आधार पर साहित्यिक स्थिति को में बदलाव आया। और अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल में या आधुनिक हिंदी साहित्य की विशेषता। आधुनिक काल में क्या विशेषताएं हुई, साहित्य में क्या बदलाव हुए एवं किन किन चीज़ों की विशेषता है, ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 10 या 11 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें गद्य का विकास, खड़ी बोली का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास या उद्भव, नवीन चेतना का विकास, जनजीवन का व्यापक चित्रण, श्रृंगार भावना का विकास, नवीन शैलियों का उद्भव एवं विकास, प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, क्रांतिकारी प्रयोग का युग, मानववादी दृष्टिकोण की प्रधानता इत्यादि। इसमें हम पहले देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषता। आधुनिक हिंदी साहित्य की निम्नलिखित समान विशेषताएं हैं। एक, गद्य का विकास। गद्य का आविर्भाव तथा विकास इस युग के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। गद्य का विकास, क्योंकि इस युग में यानी आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृति एवं शासन के प्रभाववश भारतीय जीवन अधिक जटिल हो गए थे तथा उसकी सहानुभूति को पद की सीमा में बांध कर रखा था। यानी लोगों को कविता पढ़ने और समझने में समय लगता, क्योंकि उस समय शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अतः गद्य में रचनाएं प्रारंभ हुई। अतः गद्य जैसे नए साधन का विकास हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली मिशनरियों ने गद्य को ही धर्म प्रचार का सरल साधन समझा। विदेशियों ने भी शासन की सुविधा के लिए गद्य को प्रोत्साहन दिया। मुद्रा यंत्रों और कागजों की प्राप्ति के कारण गद्य का बड़ी तीव्र गति से प्रचार होने लगा। उपन्यास, कहानी, संस्मरण, नाटक, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में गद्य का धीरे धीरे विकास होने लगा तथा श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन शुरू हुआ। दूसरा देखते हैं आधुनिक काल में दूसरी विशेषता क्या थी? खड़ी बोली का विकास। इस समय आधुनिक युग की दूसरी प्रधान विशेषता यही रही कि अवधी, ब्रज, मैथिल आदि आंचलिक बोलियों के साथ साथ खड़ी बोली का भी विकास हुआ। यह गद्य और पद्य की प्रधान भाषा हो गई तथा धीरे धीरे इसके स्वरूप में प्रौढ़ता आई। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे जनप्रिय बनने में समय नहीं लगा और यह भारत की राष्ट्रभाषा बन गई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में इसका प्रयोग सार्वजनिक स्तर पर अपनाया जा चुका है। अन्य प्रदेशों के साथ इनके संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का उदय। पाश्चात्य शासन की अधीनता में सारा भारत राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंध गया। फलतः राजनीतिक परतंत्रता का बोझ उतार फेंकने की आकुलता एक समान सारे देश में जाग उठी। ब्रिटिश प्रभाव से देश में राष्ट्रीय संस्कृति का विकास प्रारंभ हो गया। वैज्ञानिकता के प्रवेश ने राष्ट्रीय नेताओं के कार्य क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की तथा राष्ट्रीय एकता की भावना तेजी के साथ बढ़ने लगी। साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन एवं सशक्त बनाने की दृष्टि से भारत की अतीतकालीन गौरव गाथा को साहित्य का विषय बनाया और वर्तमान समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर चित्रण किया। देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सत्य, अहिंसा, अछूत द्वार, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता आदि को साहित्य में स्थान देकर राष्ट्रीय भावना के विकास की सफल चेष्टा की गई। चौथा, नवीन चेतना का चित्रण। आधुनिक साहित्य या आधुनिक काल का आरंभ उस समय होता है जिन दिनों भारत की सांस्कृतिक चेतना विश्व की उन्नतिशील संस्कृति के संपर्क में आकर आत्मनिरीक्षण कर रही थी। आत्म संस्कार की प्रचेष्टा में भारत के सांस्कृतिक नेताओं ने देश की गौरवशाली संस्कृति के सबल तत्वों को भी स्वीकार किया।
इस प्रकार भारत ने सांस्कृतिक क्षेत्र में पुनः जागरण का अनुभव किया, जो आधुनिक साहित्य में बड़ी कुशलता के साथ चित्रित है। दलित, किसान, श्रमिक एवं उपेक्षित एवं शोषित के जीवन का यथार्थ चित्रण करके साहित्य के नव सांस्कृतिक क्रांति को वाणी तथा व्यापकता प्रदान की गई। 5 नंबर, जनजीवन का व्यापक चित्रण। आधुनिक साहित्य ने नव जीवन का जिस व्यापकता एवं सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया, वह अन्य सूत्रों में संभव नहीं हो पाता। कवियों ने अपने मानस की तह में बैठकर सूक्ष्मता के साथ आत्मनिरीक्षण किया तथा अनुभूतियों को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया। फ्रॉयड जैसे दार्शनिक ने मानव मन की गहराई में बैठने की प्रेरणा प्रदान की, तो मार्क्स ने सामाजिक परिवेश के अध्ययन की यथार्थवादी दृष्टि प्रदान की। अतः आधुनिक युग साहित्य ने जनजीवन के अंतर्वाह और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर समान जन की भावना को, उनकी कुठाओं को, उनके हास्य विलास तथा आशा आकांक्षा को व्यापक रूप में चित्रित किया। प्रगतिवादी साहित्य पूर्णतः जनवादी विचारधारा का साहित्य है। मनोवैज्ञानिक कथा, उपनिवेश आदि में मानव मन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 6, श्रृंगार भावना का विकास। सांस्कृतिक मूल्य के पुनः जागरण के इस युग में श्रृंगार भावना का भी रूपांतरण हुआ। रीतिकालीन वासनामूलक श्रृंगार की भावना का अंत तथा छायावादी सौंदर्य दृष्टि की सृष्टि हुई, जिनसे बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक नारी के अशरीर सौंदर्य का दर्शन किया गया। नारी हृदय में व्याप्त सौंदर्यमय भावना, यथार्थ ममता, सेवा, त्याग, करुणा आदि का चित्रण किया गया। वह वासना की मूर्ति के स्थान पर श्रद्धा की मूर्ति के रूप में मान ली गई। प्रगतिवादी ने जीवन की यथार्थ की कसौटी पर नारी सौंदर्य को परखा तथा उसकी सामाजिक उपदायता को स्वीकारा। फ्रॉयड ने श्रृंगार भावना के मूल्य में निहित मनोवैज्ञानिक आधारों की खोज की तथा हिंदी साहित्य में उसकी छाप छोड़ी। नव कविता एवं कहानी, उपन्यास आदि में श्रृंगार भावना नैतिकता, अनैतिकता की सीमा से मुक्त होकर नए धरातल पर ढूंढ ली गई। अर्थात देखा जाता है कि श्रृंगार भावना, जो कि रीतिकाल में सिर्फ वासना तक सीमित थी, उसमें बदलाव हुआ। उसमें औरत के या नारी के अंदर जो सौंदर्य है, जो उसकी ममता है, जो करुणा है, वह उभर कर बाहर आई। 7वां नंबर, नवीनवादों की बढ़ती हुई श्रृंखला। आधुनिक युग में भारतीय जन समाज अनेक प्रकार की विचारधाराओं से प्रभावित हुआ तथा उसकी अपनी चिंतन शक्ति विकसित हुई। फलस्वरूप आधुनिक साहित्य में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई और नए नए वादों की सृष्टि हुई। छायावाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद आदि अनेक वादों का आविर्भाव हुआ। इन वादों के कारण भारतीय साहित्य की चिंतन शक्ति तथा शैली का विकास हुआ। विश्ववाङ्मय के तेजी से बदलते हुए साहित्यिक मूल्यों को पहचानने तथा उनके आवश्यक प्रेरणा करने में आधुनिक हिंदी साहित्यकार निरंतर चेष्टा करते रहे। नवीन शैली का उद्भव एवं विकास। पाश्चात्य प्रभाववश हिंदी साहित्य जगत में गद्य का आविर्भाव हुआ। धीरे धीरे गद्य की अनेक शैलियाँ एवं विधाएं की सृष्टि होने लगी। साथ ही पद के नए रूप भी प्रकट हुए, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, डायरी, रेखाचित्र आदि गद्य के अनेक रूप तथा भिन्न भिन्न शैलियों ने जन्म लिया। काव्य के क्षेत्र में मुक्तक, स्वच्छंद कविताएं लिखी जाने लगी। छायावाद ने गीतों की विभिन्न शैलियों को जन्म दिया, तो प्रयोगवाद ने अकविता, अगीत, कहानी आदि की रचना की। 8वां प्राकृतिक चित्रण। आधुनिक युग में प्राकृतिक चित्रण को अत्यधिक महत्वता प्रदान किया गया। रीतिकालीन कविता में प्राकृतिक भावों के उद्दीपन का कारण थी, किंतु इस युग में अवलंब रूप में चित्रित की गई। प्रकृति को एक चेतना सत्ता के रूप में मानकर उसका नवीनीकरण किया गया। रहस्यवादी काव्य भावना को मूर्ति रूप देने की प्राकृतिक
से अत्यधिक सहायता मिली। इस प्रकार प्रकृति न केवल हंसने रोने लगी बल्कि वह उन भावनाओं को भी अभिव्यक्त करने लगी जिन्हें अभिव्यक्त करना मनुष्य के लिए दुष्कारी था। 10वां क्रांतिकारी प्रयोग का युग। आधुनिक भारत में अनेक क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग किए गए। साहित्यिक अछूता ना रहा, साहित्य भी इनसे अछूत ना रह पाया। अध्ययन की सुविधा दृष्टि में आधुनिक काल भारतेंदु युग, इतिवृत्ता युग, छायावाद, रहस्यवाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी युग, नव साहित्यवादी युग आदि चरणों में बंटा। इससे अलग अलग युग अपने स्थान पर किसी न किसी अर्थ में क्रांति का संदेश देने रहे थे, यानी विचारक भावगत कहीं शैलीगत क्रांति संदेश दे रहे थे। और 10वां मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता। इस युग का अधिकांश साहित्य विशुद्ध मानवतावादी है। छायावाद तथा रहस्यवाद जैसे अति सूक्ष्म एवं रहस्यवादों का अभिव्यक्ति के युग में भी मानव मन की सुख दुख भावना को छोड़ा नहीं जा सका। सारा साहित्य चाहे वो आदर्शवादी हो चाहे यथार्थवादी मानवीय परिवेश के बाहर नहीं जा पाया। यहाँ तक कि प्राचीन पौराणिक देवी देवता एवं महामानव की भी साधारण मनुष्य के रूप में ही चित्रित किए गए। प्रत्येक लौकिक कार्यों की अलौकिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल की बहुत सारी विशेषताएं थी, यानी जब नवीन युग का प्रारंभ हुआ तो इसकी स्थिति और परिस्थिति बहुत अच्छी हुई। आधुनिक काल में कई सारे सुधार हुए, गद्य का विकास हुआ, बहुत सारी राष्ट्रीय चेतना का विकास, बहुत सारे सुधार हुए जो आधुनिक काल के प्रारंभ में या आधुनिक काल में देखे गए हैं। आधुनिक काल की समय सीमा अगर हम माने तो 1900 से लेकर अभी तक आधुनिक काल ही चल रहा है। इसे अभी और किसी खंड में बांटा नहीं गया है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। आगे भी इस तरह के साहित्य से जुड़ी सवालों या प्रश्नों के उत्तर देखने हो या जानने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। धन्यवाद।